राइजिंग पाकिस्तान में आज आपकी मुलाकात अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त से करवानी, मतलब वो इतने पुराने नहीं, हमारी दोस्ती पुरानी है, इसके हवाले से कह रहा हूँ। और माशाल्लाह रब की ज़ात ने उनको जो इस फ़न से नवाजा है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कहाँ कहाँ बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रास में परफॉर्म किया, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जहाँ जहाँ सितार प्ले होता है, सुना जाता है, जहाँ जहाँ सितार अपना एक साज की हैसियत से जादू जगाता है, वहाँ वहाँ उस्ताद नफीस अहमद का नाम है और ये जादू गरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नफीस भाई, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हम कराची आ रहे थे, हमने कहा यहाँ पे कुछ स्पेशल सेशंस करने हैं, तो जो टॉप के 4-5 लोग थे उनमें मैंने कहा नफीस भाई को तो ज़रूर बुलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद किया और ज़ाहिर है खुशी हो रही बहुत बेइंतहा। अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि या आप जैसे लोगों ने इस बात को उड़ा दी और हवा दी हुई है कि सितार इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू लर्न, ये क्या वाकई दुरुस्त है या आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कहते हैं? नहीं, कोई भी काम सीखने में तो थोड़ी बहुत दुश्वारी तो उसका हक है कि कोई भी, और अगर कोई काम संजीदा है तो उसमें संजीदगी का पहलू भी ज़्यादा ज़ाहिर शामिल हो जाता है। तो लेकिन अगर हम इसको इस तरह समझें कि शायद ये ऐसा काम है कि इसको इसकी मुश्किलात की वजह से या कठिन होने की वजह से इसको छोड़ दिया जाए या इसको ना सीखा जाए, तो ये राय गलत कायम हुई थी एक टाइम पे। लेकिन ये बात तो है तो सच कि कोई भी काम सीखने में ज़रा दुश्वारी होती है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा 2 कदम ज़रा ज़्यादा चलना पड़ता है। हाँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। किस उम्र में सीखना? अपने वालिद उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, जी, जो कि मेरा ख्याल है कि सितार के नाम के साथ उनका नाम लाज़िम व मलज़ूम है, ऐसा ही लेजेंडरी नाम। तो क्या घर में, मतलब आपने सितार इसलिए सीखा कि वालिद साहब ने सिखाया? नहीं, मुझे नहीं पता कि ये इसलिए, नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मुझे मना करते थे। लेकिन मैंने क्यों सीखा, ये इसका मुझे उस वक्त जिस उम्र में शुरू किया था तो इतना शायद होश नहीं था कि मैं ये फ़ैसला करूँ कि क्यों सीखा जाए। अच्छा, लेकिन आप जब मुड़ के देखते हैं वो एक दीवानगी सी थी बहुत ही, या उसको बचपना कह लें, या एक अजीबो गरीब किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो गई थी मेरी इसकी आवाज़ से। ये मुड़ के अगर मैं देखता हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बड़ी वजह नज़र नहीं आती। You fell in love with the sound actually, ना? बिल्कुल ऐसे ही, जब मेरे वाले से बहुत कभी कभी वो घर में सितार लेके बैठते थे शाम को, ख़ास तौर पे असर के बाद, तो मैं कुछ भी अगर कर रहा हूँ, खेल कूद रहा हूँ, अब जाहिर है 7-8 साल के दरमियान की एज, तो कौन सा ऐसे मैं को फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ रहा होता था उससे तो सब काम छोड़ के मैं उनके सामने बैठता था, ये मुझे याद है। अच्छा। और कई दफ़ा वो कहते थे कि जाओ बच्चे, हाँ, तो मतलब को खेलो कूदो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठे। अच्छा। मैं फिर भी बैठता था, ये भी मुझे याद है। तो देखिए, वो इसका मतलब है वो बुलावा इधर से आ रहा था या पता नहीं इधर से आ रहा या इधर से, मतलब दोनों हाँ, जानिब से, एग्जैक्टली, कुछ था ऐसा जिसका मुझे उस वक्त, तो ज़ाहिर है मैंने उस तरह से उसको एनालाइज नहीं किया, लेकिन कुछ था जिसका मुझे नहीं पता। ये मतलब सीखना भी दुश्वार है, बहुत महंगा साज भी है, मतलब इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। लेकिन अब मैंने सुना कि बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सा कुछ सिलसिला भी शुरू हो गया। बहुत तरह की ये भी एक मॉडिफाइड शेप है। ये वाली जो सितार की, शुरू में शायद इससे मुख्तलिफ होता था। ये वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ इसमें ज़रूर हुई हैं साज की शेप में, और इलेक्ट्रॉनिक वाली ज़ाहिर वो भी वक्त की ज़रूरत के तहत, क्योंकि ये आप प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक? मज़ा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल ज़रूर करता हूँ मैं, वो उस ज़रूरत के तहत जब आप किसी बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा में हैं। ओके। तो फिर इसकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी धीमी है, ये सॉफ्ट है इसकी आवाज़ थोड़ा सा। बड़े ऑर्केस्ट्रा के अंदर फिर आपको थोड़ी फिर पता नहीं चलता उसका, तो फिर एम्पलीफाई करके आप उसको राइट थोड़ा सा लाउड कर सकते हैं। नफीस भाई, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह दुनिया के बड़े वेस्टर्न बड़े बड़े ऑर्केस्ट्राज में जाके बड़े बड़े नामों के साथ आपको कोलैबोरेशंस करने का मौका मिला। बहुत सबसे ज़्यादा यादगार कोलैबोरेशन कहाँ की, किसके साथ की, जो एक सही प्राउड मोमेंट हुआ आपका? ये बहुत मुश्किल है फ़ैसला करना, क्योंकि ख़ास तौर पे जो जब हम कर रहे होते हैं कोलैबोरेशंस, तो जो सोचने की बात होती है उस वक्त, फिक्रमंदी की बात ये कि एक और तरह का म्यूज़िक, एक और डिसिप्लिन
असूल और कवायद वाला म्यूज़िक, एग्जैक्टली। एक और कल्चर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूजिशियन, एक और एक्सप्रेशन का आदमी, उसके साथ कुछ ऐसा कैसे किया जाए कि जिससे ये उससे इख्तलाफ ना कर रहा हो, वो इससे इख्तलाफ, म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक दूसरे के साथ मिल के एक अच्छा सा कुछ सुनाई दे जाए। ठीक है। तो यही एक बड़ा फ़िक्रमंद रखने वाला टारगेट होता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ मौक़े ऐसे हैं, मुझे अगर बहुत भी एहतियात से याद करूं तो बहुत एक अरसा पहले एक कोलैबोरेशन मैंने किया था, फिनलैंड के कुछ फोक म्यूजिशियंस आए थे, दो थे, डुओ था। अच्छा। उनके साथ वो इस्लामाबाद में जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पे एक हमें मौका मिला था। वो और एक साहब आए थे श्रीलंका से। अच्छा। उनका नाम था अमरा देवा, वायलिन बजाते थे वो, बहुत अच्छा, और साथ उनके सिंगर भी थे वो। ठीक है। अच्छे साथ कोलैबोरेशन वो इस वजह से भी यादगार था कि हमें एक दिन मिला था, उन्होंने गाने भी साथ में अपने कुछ उनकी कंपोजिशन थी, उन्होंने गानी थी। एक दिन हमें मिला और कोई 8-9 गाने उस तरह से याद करने थे जैसे वो कहें कहाँ सितार बजे कहाँ ना बजे, और उनकी नई धुनें सारी की सारी। अच्छा, और ज़बान भी शायद नहीं, वो अपनी ज़बान में अपनी ज़बान वो भी हाँ, आपको नहीं? हाँ बिल्कुल, वो भी मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा बोल आए तो मुझे शुरू करना, Exactly, कौन सा ना आए तो शुरू करना। और वो जिस तरह से परफॉर्म हुआ वो मेरे लिए भी ऐसे था कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब मुझे अंदाज़ा था कि शायद ज़ाहिर है कुछ बीच में कंप्रोमाइज़ होंगे जो मेरी तरफ से ही होंगे और वो गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो जो 1-1.5 घंटे के बाद ख़त्म हुआ तो वो इनक्रेडिबल सा कुछ, वो जज्बाती हो गए अमरा देवा उस पे। और वो उसी वक्त वायलिन साथ उन्होंने बजाया था, वायलिन रखा और वो खड़े हो गए और मेरा हाथ पकड़ के, और बहुत उन्होंने फिर तारीफ़ भी की। लेकिन मुझे भी ऐसे लगा कि ये तो बड़ा हैरत अंगेज़। तो कई दफ़ा बहुत रिहर्स चीज़ें ना भी हों तो जादू क्रिएट हो जाता है। और ये क्योंकि शुरू के दिनों के काम थे तो उसमें बोझ ज़्यादा महसूस होता था कि अल्लाह करे ये काम हो जाए। आप अभी भी सीख रहे हैं? ये तो सीखना ही चाहिए, ये तो कोई ऐसी बात मतलब सितार की परफेक्शन आप किसको कहेंगे? मतलब अब हर तरफ आपका नाम है, आप की मिसाल दी अच्छा, जाती वो है। एक पॉइंट शायद ज़रूर होगा कहीं जो टारगेट में रहता है, लेकिन वो आगे चलता रहता है। अच्छा, जब उधर पहुंचो हाँ, आगे तो आगे वो ना, वो मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये तो आगे से आगे, और अगर ऐसा नहीं है, यही शायद इर्तिका का अमल है। आप अपने नाम के साथ उस्ताद कहलवाना, लिखना पसंद नहीं करते? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं कई दफ़ा अगर किसी प्रोग्राम में मेरे नाम के साथ ये लगा के एक दो से ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने फिर स्टेज पे आके कहा कि ये मेरे नाम के साथ मुनासिब नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो रुतबा है उस्ताद होने का, वो बहुत मुकम्मल, या जिसको बहुत दस्तरस हो जाए अपने काम पे, उसको ज़ेब देता है। और मुझे जब तक खुद ही तसल्ली नहीं हुई तो मैं भला सिर्फ नाम रख के उस्ताद। और लेकिन ये फैसला तो आपको करने को हमने दिया भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत से लोग उसके बावजूद कहते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो एक बत्ती है जो हाँ। एकदम से ब्लिंक करती है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा रुतबा है जो शायद, या मैं अभी शायद मुझे और आगे जाना चाहिए, तो भी इन लोगों को ठहरना चाहिए। तो ये आपकी आजिज़ी है और यही आपकी शख्सियत का शायद लुत्फ़ और हुस्न भी है। लेकिन मैं संजीदा, इसमें वो एलिमेंट नहीं है कि मैं बहुत इनकसारी का एक विंडो खोलूँ और वहाँ से थोड़ी सी इनकसारी लूँ और फिर ये कहूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरा मानना है कि और ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे लिए, मैं उस रिवाज को भी अच्छा नहीं समझता या मैं नामुनासिब समझता हूँ कि जिसमें हम खुद ही मतलब हम उस्ताद फ़लाँ खान बोल रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। उस्ताद एक बहुत बड़ा रुतबा होता है
और उस्ताद कहलाना बहुत जिम्मेदारी की बात है। आप अब एक्चुअली उस्ताद अब उस मानों में नहीं लेकिन एक्चुअली अब उस्तादी तो नहीं, मतलब उस्ताद आप हैं भी। नापा में इस वक्त हाँ, आप उस एतबार से- म्यूजिक डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं और सितार सिखा भी रहे हैं। क्या आजकल यंगस्टर्स में, देखिए रोमांस तो बड़ा एहसास का है, वजदा तो है जाके जब ये वैसे परफॉर्म हो आपस रहा की बात है, वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रोमांस नहीं। रोमांस में, सही कह रहे ये तो बंदे में बिल्कुल अगर है रोमांस, हैं। वायलिन में क्या रोमांस, दुख भी है, बांसुरी में दुख के साथ रोमांस है, तबले में भी है तबले में क्या, है ना, और वो जो पीतल का एक साज होता है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट में क्या, मतलब उसके बावजूद और एक अच्छा जबरदस्त किस्म का ड्रमर आपके सामने परफॉर्म्स कर अरे रहा क्या हो तो बात क्या, है, मैं कहता क्या हूँ बात कमाल है, आपका दिल हिलने नहीं देता। बिल्कुल तो साज तो चीज ही आपको पकड़ती है रोमांस। इसमें थोड़ा मेरा ख्याल है इसकी बनावट और इसकी इस जिस तरह से इसकी जो ट्यूनिंग का एक पैटर्न है, और उसमें जो सपोर्टिव तारें एक के बाद एक इकट्ठी होकर जब बजने लगती हैं, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सहूलत है। वो रोमांस थोड़ा सा ज़्यादा कुछ सुनाई थोड़ा देता है। सा रोमांस करें ना। मेरे साथ रोमांस करें ना नफीस भाई। चलिए देखते हैं। कुछ इनायत हो ब्रेक पे जाने से पहले। हाँ 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 वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में ऐसा माहौल बन गया, मैं भूल ही गया कि ब्रेक पे भी ब्रेक लेते हैं जी, रहिए हमारे साथ। और अभी वापस आइए, नफीस भाई से कुछ और थोड़ा सा सुनेंगे भी और कुछ गपशप भी लगाएंगे। राइजिंग पाकिस्तान में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे दोनों मेहमान आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत उस्ताद नफीस अहमद साहब और उनका सितार। जी भी तो हमारा मेहमान है। अच्छा, ये तो मैं खुद हैरान हो रहा था कि यहाँ कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं जी, मतलब वो देखे ना, साज नाराज हो जाए तो ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में फिर ये बहुत ही तफसीलन और बहुत और तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। ये मैं चाह रहा हूँ कि उस तरह की गुफ्तगू शुरू हो, तभी तो मैंने बात की। नहीं, इससे ज़ाहिर ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है, अगर इससे उन्स भी रखना पड़ता है, इसकी बात भी सुननी पड़ती है। अच्छा। और हाँ, इसकी माननी भी पड़ती है और उसको मनाना भी पड़ता है। वाह। तो ये सब कुछ तो वो चीज़ें हैं जो मुर्दा जसामत वाले लोगों की नहीं होती।
वाह। ये तो जिंदा या कनेक्शन रूह वाली चीज़ों की होती है। इसकी भी रूह कुछ है, कुछ अब इससे connection बहुत है, लंबी बात हो सकती है। हाँ, ये क्योंकि रूह तक पहुंचता है ना? हाँ जी, रूह से रूह, तो ये रूह से लंबी रूह से हाँ, रूह, हाँ, है ना? ये वाह फिर वाह, लंबी रूह बात से हो रूह से जाएगी, रूह, हाँ। बहुत बहुत प्यारी बात। अच्छा ये बताइए नफीस साहब कि ज़्यादातर लोग जो इस वक्त अब इस 21वीं सदी में ज़्यादातर लोग जो सितार सीख रहे हैं, यंगस्टर्स जो सितार सीख रहे हैं, वो सब प्रोफेशनल बजाने के लिए तो नहीं सीखते। क्या ऐसे भी लोगों की तादाद है, ख़वातीन की, हजरात की, जो सिर्फ अपने लिए सितार सीखते हैं और बस खुद ही बजा के खुश होते हैं? हाँ, ये पहले भी ऐसा था? हाँ ऐसा था, इसी तरह बहुत सारा था। और वो लोग शायद मैं भी ऐसा होता अगर मेरा लोगों को इतना शायद अच्छा अगर नहीं लगता तो मैं भी कुछ और कर रहा होता, साथ में घर में सितार भी बजाता। ठीक। मैंने बताया ना जिस तरह से मेरा एक अजीबो गरीब वाक़या है जिसमें मैंने ये शुरू किया, कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि मैंने प्रेशर डाला कि मुझे सिखाएं। तो अगर महारत उस तरह की ना होती तो शायद आप भी शौकिया ही बजा रहे होते। और जिस तरह से मुझे मौक़े मिले और हौसला अफजाई मिलती रही बहुत बड़े बड़े लोगों की, उससे शायद मैं इसमें जैसे कहते हैं ना धंसता चला गया इस फील्ड में। तो ये एक बिल्कुल और तरह का केस है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले भी इस तरह के बहुत लोग थे जो अपने खुद से अपने लिए सीखते भी थे, अपने लिए बजाते भी करते थे। हाँ, और अल्लाह जाने उनको किस तरह की रूहानी तस्कीन मिलती होगी, ये मुझे नहीं मालूम। आप अभी भी कुछ ऐसे लोगों को पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान ऐसे जानते होंगे जो बहुत ही उम्दा सितार बजाते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए बजाते हैं? हाँ, वो प्रोफेशनली नहीं बजाते, उनका काम जरिया माश कोई कुछ और है और वो बहुत अच्छा है। और शायद इसमें एक ये भी तसव्वुर हो कि इसमें उतना पैसा नहीं है गोया जिससे बहुत सहूलत से घर चल सके। ज़ाहिर एक सिंगर म्यूज़िक के हवाले से देखें तो जो सिंगर है अगर उसका नाम बन जाए तो वो कहीं ज़्यादा पैसे कमाता है। एक आपकी खैर आपकी चंद मिसालों में से आपकी मिसाल भी है कि आपने खाली एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी अल्लाह ताला ने आपको बहुत नाम भी दिया और आपने यू नो इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया और पाकिस्तान में भी। तो मतलब आप उन म्यूजिशियंस में से हैं कि जिनकी कमर्शियल एंगल से भी वैल्यू की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत वैल्यू आपको अल्लाह ने। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसमें कोई लंबा चौड़ा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जितने ईमानदार हों और जितनी ईमानदारी से जितनी मेहनत करें, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा मानना है और इस पे आंखें बंद करके मेरा ईमान है कि मेहनत अगर आप कर रहे हों और उसमें ईमानदारी शामिल हो, अच्छा होने के लिए हो। तो मेरे वाले साहब कहा करते थे कि मुझे कहते थे वो कि भाई तुम्हें लोगों के पास जाके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या करते हो और वो तुम्हें कब याद किया करें। अच्छा, तुम्हारा काम है बिल्कुल साफ दिली से, नेक नियति से मेहनत करते चले हाँ, मेहनत करते जाना और इसमें जहाँ आपको लगे कोई खामी है उस पर मज़ीद काम करें, उसको दूर करें। ये तुम्हारा काम है। तुम्हें ढूंढता हुआ कोई ना कोई ज़रूर आएगा। आपके वालिद ने आपको गाना गायकी सिखाने की तरफ भी किया, तो क्या वो आपको सिंगर बनाना चाहते थे? नहीं, वो मामला ये था कि हमारे यहाँ मेरे वालिद साहब को जो अंदाज़ है कि हमारे जो सितार का जो एक घराना कह लें या कुनबा कह लें, जो स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं वो गले का या गायकी अंग उसे कहते हैं। वो अंदाज़ जो गाने की तरह से सितार पे बजाया जा सके। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ शुरू के 2-3 साल के बाद शायद रोक दिया। अच्छा। सितार की जो तरबियत है और फिर मुझे बाकायदा कोई 1 साल 1.5 साल गाना ही सिखाया मुझे। सिखाया मेरे वाले साहब नहीं। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ गाना, जो भी बंदिशें, असाई, अंतरे, रागदारी बाकायदा गा के। हाँ जी, गले की तैयारी। जी बिल्कुल। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि अगर तो मुझे इस साज पे वो चीज़ बजानी है जो गाने गाई जा सकती है। ठीक है। गले की जो टेक्निक है या करतबबाजी है उसकी, अगर सितार पे करना है तो मुझे पता तो हो कि इसका लोच कहाँ से क्या बन रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से कनेक्ट हो रही है। इंटरेस्टिंग। तो वो 1-1.5 साल मुझे बाकायदा सिर्फ गाना सिखाया। और उसके बाद छोड़ दी? उसके बाद फिर सितार, फिर दोबारा सितार की तरफ। जब उनको मुनासिब लगा उन्होंने कहा ठीक है। कुछ सुनाइए तो।
अच्छा, ठीक। क्या है, किसका अच्छा, है? ये जो भी मैंने पहले राग एक थोड़ा सा छेड़ा था, उसी में एक फैज़ साहब की नज़्म है, हज़रत अमीर खुसरो के लिए उन्होंने उनको डेडिकेट की, नज़र खुसरो शायद उसका अच्छा। टाइटल है। उसकी धुन बनाई अरशद महमूद साहब, वाह। और वो बहुत ज़ुबान ज़द आम भी हुई, लोगों को बहुत याद भी है और बहुत खूबसूरत भी है। तो वो थोड़ा सा उसी राग में है, तो बिस्मिल्लाह। उसी मूड को लेके आगे जी चलते जी, हैं। उसी मूड को लेके आगे चलते हैं। हो मोरी अरज सुनो, दस्तगीर पीर, मायरी कहूँ कासे मैं अपने जिया की पीर, मोरी अरज सुनो, दस्तगीर पीर, ओ मोरी अरज सुनो। ये नज़्म है ख़ास की और बहुत पुरअसर खूबसूरत पुरअसर, बिल्कुल सही आपने कहा, पुरअसर के वाकई उसने वो असर डालता हाँ, ज़ाहिर है, है, हाँ। वो कलाम भी, वो बिल्कुल धुन ऐसा। भी। और अच्छा, ये जो मिज़राब है, इसके बारे में ज़रा बताइए, क्या शुरू से या पहले सिर्फ हाथ से ही सितार बजाया जाता था जब शुरू में? अच्छा, इसकी शुरू वाली जो हिस्ट्री है वो जो मिथ है या जो सुनी सुनाई है, जो सीना बसीना आगे चलती है, मिज़राब तो शुरू से ही, शुरू से ही। हाँ जी, क्योंकि इसको बजाने के लिए मास से ज़्यादा देर आप काम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, वो छिल जाएगी उंगली और ज़ख्मी हो जाएगी। जी, उसको स्ट्राइक करना होता है। तो ये शुरू से ही, इसकी हो सकता है शक्ल सूरत मुख्तलिफ हो, अब ज़रा मुख्तलिफ हो गई, ठीक है। तो ये है तो शुरू से। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ कि मिज़राब के बगैर बजाना पड़ गया हो? एक दो जगह हुआ, मैं भूल गया था मिज़राब लेकिन जाना भूल गए। हालांकि मेरे वाले साहब जब ये मुझे मेरे सुपुर्द किया ये और सिखाना शुरू किया, तो उन्होंने हम नॉर्मली इस उंगली में इसको पहनते हैं, तीसरी उंगली में, तो उन्होंने कहा था कि ये अब ज़ेवर है, वाह। तो इसको इसी तरह इसकी हिफाजत करनी है जैसे आप ज़ेवर की हिफाजत करते हैं, और ये अब हाथ में रहेगा। तो कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं सितार बजाना हो और मिज़राब कहीं भूल जाए कोई, क्योंकि अब ये एक तरह अंगूठी जैसे। हाँ जी जी, अपने हाथ में ही है हमेशा। तो वो बस एक जगह ऐसे हो गया था कि मैं गलती से कहीं भूल आया था, तो फिर गुजारा किया, लेकिन वो गुजारा ही होता है। हाँ जी जी, गुजारा ही। नाखून और उंगली से। हाँ जी जी, और उसमें बहुत सारे नए नए तजर्बात मैंने किए, मतलब कभी इस उंगली से बजाऊं, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, तो वो बहरहाल वक्त एक भरम के साथ पास कर लिया और
एक नया इस वक्त कोई स्टूडेंट बच्ची है, बच्चा है, हमें देख रहा है और सितारों से बुला रहा है जैसे आपको बुलाया करता, कितना वक्त चाहिए और क्या हर एक के पास तो उस्ताद की सहूलत मौजूद नहीं है? सही है, बिल्कुल सही। अगर उस्ताद की सहूलत मौजूद नहीं है, कितना वक्त चाहिए और कैसे सितार बजाना सीखें? अच्छा, आजकल क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे पास सोशल मीडिया पे बहुत सारी सही भी और गलत भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, बहुत सारी, ढेर सारी। उसमें कई तरीके, टोटके वीडियो के साथ मौजूद हैं, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प तो ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। ट्यूटोरियल्स जो होते हैं, हाँ जी, बिल्कुल ली जा सकती है, उससे थोड़ी बहुत मदद। एक कन्फ्यूजन है जो बहुत ज़रूरी है, जिसको दूर किया जाए। ये जो है ना कि बहुत मुश्किल साज है। अच्छा, डिपेंड करता है कि हमने जाना कितनी दूर है। आहा, शुरू में अगर आप तय कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। मतलब हमको मैट्रिक करना है, हमको एफए करना है, बीए करना है, ओ लेवल करना है, ए लेवल करना है, पीएचडी करना है, क्या तो फिर उतना जहन में रखें ना सफ़र, आप उतने साल जहन में रखें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और ठीक। फिर ये भी एक कन्फ्यूजन है कि जी ये मेरे पास गर्मियों की छुट्टियां हैं, 2 महीने में मैं चाहता हूँ सितार सीख लूँ। अच्छा, खुदा के लिए इतनी देर में तो बल्ला पकड़ना नहीं आता भाई, इतनी देर में तो आपको, और बहुत सारे ऐसे जो रिक्शा चलाना नहीं आता यार इतनी देर में। हाँ, आप इस, और फिर ये एक मुतबर काम है, अगर आपको संजीदगी से करना है। तमाशा करना है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अगर संजीदगी से करना है तो इसके वकार का ख्याल रखते हुए इसको उसके वकार के मुताबिक टाइम तो दें भाई, खुदा के लिए। मैट्रिक 10 साल में होता है, कुछ भी नहीं होता वो तो। वाह। और इसको 3 महीने में सीखना, इस ऐसा तरह की नहीं हो गलत फहमियाँ, ये गलतफहमियां दूर ये करके हमने, हाँ। और अगर हमें ना सीख पाए 3 महीने में तो हम कहते हैं हमें तो सिखाता ही कोई नहीं। हाँ, तो हमें इसकी ज़रूरत का वक्त भी सही, वक्त भी चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए। डेडिकेशन भी चाहिए, और डिपेंड करता है आपको जाना कितनी दूर। ये बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी है, पहले से तय हो ताकि तसल्ली हो। अभी और यहाँ फासला से है, हैदराबाद जाना है, सक्खर जाना है, लाहौर तक अभी जाना है, देर पिंडी है, जाना हाँ, आप अभी देर अपना है, रास्ते इत्मीनान निकालिए, हो, हाँ। तो उतना ही वक्त भी लगेगा और उतना ही पेट्रोल भी लगेगा। और अगर हम ये सोचें कि ये नहीं आता, फिर भी नहीं आता, ये गलत है। अगर आपने मेहनत की है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ईमानदारी से मेहनत की है, तो वो ये नहीं हो सकता कि आपको सिला ना मिले। ये बेवफाई नहीं करता, ना सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी काम नहीं करता। कोई भी काम नहीं करता। हाँ, ये बिल्कुल, कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा तसल्ली रख के अगर कोई भी काम सीखना है तो उसकी ज़रूरतें और अपनी हैसियत या अपनी काबिलियत, ये सब चीज़ें जहन में रखें और उसको शुरू करें। कैसे हो सकता ना? नफीस भाई, बहुत लुत्फ आया, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे इतने अरसे के बाद, बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके। खुश रहें और इसी तरह जादूगिरी करते रहें। हमें आप जैसे जादूगर बहुत अच्छे लगते हैं। अरे अल्लाह आपको खुश रखे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।